ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान आज बड़े बड़े नेताओं के फोकस में जंगल राज रहा। कैसे बिहार में एनडीए और महागठबंधन में जंगल राज पर सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है, इसका विश्लेषण आपके लिए करेंगे। बिहार के दरभंगा में मैथिली ठाकुर की जनसभा में पाग को फेंक दिया गया। क्या पाग का अपमान बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर पर भारी पड़ सकता है, इसकी भी बात होगी। महाराष्ट्र में एक महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, लेकिन खुदकुशी से पहले महिला डॉक्टर ने कैसे अपनी हथेली पर हत्या के सबूत लिखे, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट सहनी ही सिकंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात बिहार की चुनावी पॉलिटिक्स की करते हैं, जिसका टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। बीजेपी का तो पूरा चुनाव प्रचार ही एक शब्द पर जाकर टिक गया है, फिक्स हो गया है। वो शब्द है जंगल राज, जो 2 दिनों से बिहार में खूब ट्रेंड भी हो रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी बीजेपी जबरदस्त तरीके से उछाल रही है और बिहार के लोगों को लालू यादव के जंगल राज की याद दिला रही है। लेकिन आखिर बीजेपी को बिहार में 20 साल पुराने जंगल राज की याद क्यों आई? 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद सुशासन बाबू के काम पर बात क्यों नहीं हो रही? बिहार में जंगल राज वर्सेस जंगल राज वाली पॉलिटिक्स की पूरी कहानी आपको बताऊंगी। पहले आप ट्रेलर देख लीजिए, फिर पूरी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। अरे मोदी जी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला, इनका भविष्य जेल के लिए ही है, इनका भविष्य बिहार चलाने के लिए नहीं है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें नई बात क्या है। बिहार की राजनीति में जंगल राज लालू यादव की सत्ता का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। हर चुनाव में लालू परिवार और आरजेडी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जंगल राज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी जंगल राज को भुनाकर नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और अब बीजेपी भी इसी जंगल राज की याद दिलाकर बिहार की सत्ता में यादगार जीत हासिल करने की प्लानिंग कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझा दिया है कि नीतीश कुमार के सुशासन राज को भूल जाओ, बिहार के लोगों को लालू सरकार के जंगल राज की याद दिलाओ। जिसके बाद बिहार में बीजेपी का पूरा एक्शन प्लान कैसे चेंज हो गया, आपकी रिपोर्ट में देखिए। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। इसी लय के साथ बिहार चुनाव में बीजेपी लालू सरकार के 20 साल पुराने जंगल राज की याद दिला रही है। सड़कों पर पोस्टरों से लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो तक बिहार के लोगों को डरा रही है। जंगल राज के दोसर का नाम हो लालू तेजस्वी लालटेन निशान। बिहार में जंगल राज की याद दिलाकर बीजेपी वोट बटोरने की कोशिश में जुटी तो है, लेकिन आरजेडी भी एनसीआरबी के आंकड़ों को हथियार बनाकर मैदान में उतर आई है, जिसके मुताबिक देश में अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, फिर केरल, गुजरात और तमिलनाडु है, यानी सारे बीजेपी शासित राज्य। हत्या के केस भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज हो रहा है। बिहार दूसरे नंबर पर है, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। अपहरण के मामलों में भी नंबर 1 उत्तर प्रदेश, बिहार नंबर 2 और महाराष्ट्र नंबर 3 पर है। बलात्कार के केस राजस्थान में सबसे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। इन आंकड़ों के दम पर तेजस्वी यादव भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो दिन भर पेपर लीक होता रहेगा, मनोबल बढ़ जाएगा। अभी जितना भ्रष्टाचार हो बना है, सोचिए कि और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा अगर ये लोग आ जाएंगे तो। इसलिए नया सरकार लाई। तेजस्वी यादव अपराध के आंकड़े दिखाकर बिहार में नीतीश राज को जंगल राज बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो बिहार में बहार है। आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। अब इसे बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या चुनावी चाल, लेकिन जो भी है, बिहार में बीजेपी को लालू के 20 साल पुराने जंगल राज से बहुत उम्मीदें हैं। बिहार चुनाव प्रचार में अब जंगल राज वर्सेस जंगल राज हो चुका है। लेकिन आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि नीतीश कुमार के 20 साल के कथित सुशासन राज के बदले में लालू यादव के 20 साल पुराने जंगल राज की याद दिलानी पड़ रही है। अब इसकी वजह भी आप समझ लीजिए। इस बार बिहार चुनाव में करीब 25% वोटर जेनजी है। इन जेनजी वोटर्स की कुल संख्या 1,75,00,000 है, जिसमें से 14,70,000 पहली बार वोट करेंगे। टोटल जेनजी वोटर्स के हिसाब से देखें तो हर सीट पर औसतन 70,000 वोटर युवा हैं। जेनजी उन युवाओं को कहा जाता है जिनका जन्म साल 1997 के बाद हुआ है। यानी ये वो जनरेशन है जो लालू यादव सरकार के दौर को नहीं जानती, जिसने सिर्फ नीतीश कुमार का शासन देखा है, जिसे नहीं पता कि लालू सरकार के दौर में कैसा जंगल राज था। इस जनरेशन ने सिर्फ नीतीश सरकार के राज में होते अपराध देखे हैं। बिहार के जेनजी वोटर्स ने देखा है कि कैसे नीतीश राज में पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में 5 अपराधी बड़े आराम से घुसते हैं, एक एक कर अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं और वार्ड में भर्ती एक मरीज को गोली मारकर 30 सेकंड में बाहर आकर आराम से फरार हो जाते हैं। बिहार के युवाओं ने यह भी देखा है कि कैसे बिहार के एक बड़े मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई और गोली मारने के बाद अपराधी अपनी बाइक पर बैठकर फरार हो गया। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले जेनजी वोटर ने देखा ही नहीं है कि लालू यादव की सरकार में बिहार के सरकारी विभागों में कितना जंगल राज था। उन्होंने तो नीतीश राज का जंगल राज देखा है, जिसमें बिहार के अंडर कंस्ट्रक्शन पुल एक नहीं 2-2 बार गिर जाते हैं। बिहार के जेनजी वोटर ने लालू सरकार के दौर में ये सब होते नहीं देखा, क्योंकि तब वो या तो पैदा नहीं हुए थे या फिर इतने बड़े नहीं हुए थे कि इन चीजों को समझ सकते। इसलिए बीजेपी को 20 साल पुराने जंगल राज की याद दिलानी पड़ रही है। बिहार की चुनावी सियासत पे कैसे जंगल राज वर्सेस जंगल राज चल रहा है, आप सुनिए। यह बात सर्वविदित है कि राजद में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहा। जब बिहार में सत्ता में ये लोग रहे, तब किस तरह का गुंडा राज जंगल राज स्थापित किया सबने देखा। आज भी इनके नेता और कार्यकर्ता इसी आचरण पर चलते हैं। किस तरह से बिहार को गर्त में धकेलने की नीति इनकी है, सबको मालूम है। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यही बगल में एक 11 साल 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको अस्पताल ले गया, पीएमसीएच बेड नहीं मिला, 4 घंटे तक मर गई बेचारी। यही है विकास, यही है सुशासन। महागठबंधन डालो, फिर से बिहार में अपराधियों को खुला छोड़ कर खून की नदियां बहाना चाहते हो? क्या हाल किया था तुमने बिहार के? अगर वो गाथा सुनाऊं तो घंटों लग जाएंगे। माफिया, अपराधी, गुंडे, बदमाश, आम आदमी की जिंदगी दूभर हो गई। वास्तविक रूप से बिहार में जुमलों की सरकार लाना चाहते हैं। 11 साल आसमानी वायदे, फरेबी आश्वासन के जरिए केवल देश की सत्ता पे काबिज नहीं रहे, बिहार के भी लोगों को मूर्ख बनाने का उन्होंने काम किया। बिहार में जंगल राज का भय दिखाकर बीजेपी वोटों की फसल तो काटना चाहती है, लेकिन अपराधियों और बाहुबलियों को टिकट देने में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। इस बार के चुनाव मैदान में आरजेडी ने 9 बाहुबलियों को मैदान में उतारा है, तो जेडीयू ने भी 7 और बीजेपी ने 4 बाहुबलियों को टिकट दिया है। चिराग पासवान की एलजेपी ने भी 2 बाहुबलियों को इस बार टिकट दिया है। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का हमेशा दबदबा रहा है।
और इस बार भी ये दबदबा दिखाई दे रहा है। मोकामा सीट से 5 बार विधायक रह चुके बाहुबली अनंत सिंह को इस बार भी जेडीयू ने टिकट दिया है। अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया है। कलेक्टर कृष्णैया मर्डर केस में 15 साल सजा काटकर जेल से निकले बाहुबली आनंद गोपाल के बेटे चेतन आनंद को नवीनगर सीट से जेडीयू ने टिकट थमा दिया है। तो आरजेडी ने सिवान के रघुनाथपुर सीट से बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को टिकट दिया है, जो पहली बार चुनावी मैदान में है। सारण की एकमा सीट से बाहुबली मनोरंजन सिंह को जेडीयू की ओर से टिकट दिया गया है। मनोरंजन सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे करीबी माना जाता है। यानी लालू सरकार के जंगल राज से डराने वाली बीजेपी और जेडीयू भी जंगल राज फैलाने वाले बाहुबलियों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। लेकिन बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी का टिकट मिलने पर अमित शाह कैसे भड़क रहे हैं, वो देखिए। लालू जी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का? जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन को जानने का। तो यूजर्स लिख रहे हैं कि वाह, फिर वही घिसा पिटा जंगल राज वाला राग। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो बीजेपी बस डर दिखाने लग जाती है। 20 साल डबल इंजन ने क्या किया? इस बार कितना भी जंगल राज का डर दिखा लो, जनता डरने वाली नहीं है। जनता को अब केवल मुद्दों की राजनीति करने वाला चाहिए। जनता ये भी लिख रही है कि 20 साल से सत्ता आपके हाथ में है, फिर पलायन, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वच्छता, परिवहन, इन सब की समस्या पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में क्यों है? तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारी दूसरी खबर के केंद्र में मिथिला का पाग है। वही पाग जिसे मिथिला का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, जिस पाग को पहनने से ही गर्व की अनुभूति होती है। लेकिन अब ये पाग चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। दरभंगा के अलीनगर में मैथिली ठाकुर के लिए यूपी बीजेपी विधायक केतकी सिंह जनसभा करने पहुंची थी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए केतकी सिंह ने अपने हाथ में मिथिला की पारंपरिक पाग ले रखी थी। लेकिन जनसभा को संबोधित करते हुए केतकी सिंह ने पाग को नीचे फेंक दिया। केतकी सिंह ने मिथिला की शान पाग को नीचे फेंकते हुए कहा कि ये सम्मान की चीज नहीं है। बीजेपी विधायक ने बगल में बैठी मैथिली ठाकुर को असली सम्मान बताया। केतकी सिंह ने कहा कि मिथिला की धरती पर अगर कोई सम्मान का प्रतीक है तो वो सिर्फ मैथिली ठाकुर है। अब बिहार में पाक के अपमान के मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया है। विपक्ष इसे मिथिला की पारंपरिक विरासत का अनादर बताकर बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। जिस पाक को मिथिला के लोग अपना सम्मान मानते हैं, जिस पाक को मिथिला में शान माना जाता है, उसे सरेआम जमीन पर फेंक दिया गया। वीडियो में हाथ में पाग लेकर खड़ी है यूपी से बीजेपी विधायक केतकी सिंह है। केतकी सिंह दरभंगा के अलीनगर में मैथिली ठाकुर के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। लेकिन केतकी सिंह ने वहां जो कहा, जो किया, उसने बिहार के चुनावी टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ये पग क्या है? मिथिला का सम्मान है ना? ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। केतकी सिंह ने जिस वक्त पाग को जमीन पर फेंका, उस वक्त वहीं कुर्सी पर बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर भी बैठी हुई थी। मंच पर कई नेता मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। पाक का अपमान कर बीजेपी ने विपक्ष को मुद्दा बैठे बिठाए दे दिया है, जिसे विपक्ष भी मिथिला के सम्मान से जोड़ बीजेपी पर सवाल दाग रहा है। मिथिला की संस्कृति हमारा स्वाभिमान है। मिथिला का पाग हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उसका सम्मान हम अपने अंतिम क्षण तक करेंगे, किसी हद तक जाके करेंगे। बीजेपी के विधायक केतकी सिंह ने ये पाक का अपमान, मिथिलांचल का अपमान किया है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी माफी मांगे इसके लिए। पहचान, परंपरा और गर्व का प्रतीक माने जाने वाले पाग को केतकी सिंह ने जिस तरह से फेंका, उसने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। क्योंकि दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर और सुपौल के अलावा बिहार के कई जिलों में मैथिल या मैथिली भाषी बसे हुए हैं।
अगर ये वोट पाक के अपमान की वजह से इधर उधर हुआ तो बीजेपी को नुकसान और महागठबंधन को फायदा हो सकता है। पाक को फेंकने वाली केतकी सिंह को भी कुछ ही देर में गलती का एहसास हो गया, तुरंत यू टर्न ले लिया, कहा कि पाक तो मेरा भी सम्मान है। पाक मेरे लिए ही नहीं, इस विश्व में कहीं भी अगर कोई भारतवंशी होगा तो उसके लिए पाग एक सम्मान का विषय है। जो हमने पहना है सर पे उसका तो सम्मान है। जो बेटियां है, जो हर घर की बेटी है, जो समाज में चलती है, उस बेटी का भी उतना ही सम्मान है जितना इस पाग का है। धनुष से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई वाणी एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती। अब केतकी सिंह भले ही पाक को अपना सम्मान बता रही है, लेकिन उन्होंने विपक्ष को मुद्दा तो थमा ही दिया। पाक परंपरागत ढंग से हमारे मान सम्मान की पहचान है, उसको धूल दूषित किया गया, उसको हाथ से फेंक दिया गया। इस पार्टी को राष्ट्र का सम्मान नहीं है, वो हमारे मिथिला के पाक का सम्मान करना कब सीखेंगे? अभी पाक को नीचे फेंकने का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि एक और वीडियो ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी। इस बार केंद्र में खुद मैथिली ठाकुर थी, जिनके हाथ में मिथिला की शान पाक थी और उस पाक में मैथिली खुद मखाना भर रही थी। मैथिली कुछ खाती हुई दिख रही है। मैथिली ने कहा है कि लोगों ने उनके मुंह में मखाने डाले थे, जिसके बाद दरभंगा के स्थानीय पत्रकार को दिए इंटरव्यू में मैथिली ने क्या कहा, आप सुनिए। उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला दिया। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाक जो मुझे जो सामान मिला था पाक लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। तो उसमें उन्होंने महिला ने हमारी जो काकी थी वो झोले में जितना मखान था सब उसमें उड़ेल दिया। सिर पर पहने जाने वाले पाग में मिथिला का सम्मान बसता है। जानकार भी मानते हैं कि पाग के अपमान का मतलब मिथिला के लोगों का अपमान। मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर हो गई है, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन मैथिली ठाकुर सम्मान हो गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मिथिला का पाग उछालिएगा। जो बीजेपी की नेत्री थी उन्होंने पुराने तमाम उन प्रतीकों की अवहेलना कर दी जो मिथिलांचल बर्दाश्त नहीं करेगा। कुल मिलाकर लड़ाई वोट की है, जिसमें कोई पाक को अपने सम्मान से जोड़ रहा है, कोई पाक के अपमान का मुद्दा भुना रहा है, जिसकी वजह से बिहार में पाक पॉलिटिक्स चरम पर है। मैथिली ठाकुर जो कह रही हैं वीडियो में उससे अलग कुछ दिखाई दे रहा है। मैथिली ने कहा कि लोगों ने उनके मुंह में मखाने डाले थे, लेकिन वीडियो में मैथिली खुद मखाने उठाकर खाती हुई नजर आ रही। अब इन्हीं वीडियो को शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि मैथिली का झूठ पकड़ा गया है। शायद इसका एहसास मैथिली को भी हो गया, इसीलिए उन्होंने तुरंत एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हम सबका प्यार है मिथिला का पाग। इसके साथ ही उन्होंने पाग पहने हुए अपनी कई तस्वीरें भी शेयर की। जिस पाग पर बिहार का चुनावी पारा हाई हुआ है उसका अपना इतिहास है। इसका उल्लेख 17वीं शताब्दी में भी मिलता है। राजा महाराजा भी पाग पहना करते थे। उस समय भी पाग को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। वर्तमान में भी ऐसा ही है। पाग मैथिल संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसे ज्ञान और सामाजिक सम्मान का सूचक माना जाता है। इसके रंगों का भी अलग अलग महत्व है। लाल या गुलाबी पाग दूल्हे और जनेऊ संस्कार करने वाले पहनते हैं। पीला पाग विवाह समारोह में शामिल होने वाले पहनते हैं। शिक्षक, विद्वान और बुजुर्ग सफेद पाग पहनते हैं। आज भी पाग मिथिला में अगली पीढ़ी तक परंपरा पहुंचाने का माध्यम बना हुआ है। पाग को राष्ट्रीय पहचान भी मिली हुई है। भारतीय डाक विभाग ने साल 2017 में मिथिला पाग को चित्रित करते हुए स्मारक डाक टिकट जारी किए थे। पाग के महत्व को आप इसी से समझ सकते हैं कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े नेता भी पाग पहने हुए प्रचार में उतरे नजर आए। आज समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की। इस दौरान भी पीएम मोदी को मखानों की माला पहनाई गई। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने मिथिला का पाग पहना हुआ था। बीजेपी उम्मीदवार मैथिली की जनसभा में पाग को फेंकना मिथिला के लोगों को भी पसंद नहीं आया है। आज हमने इस पर जनता की राय जानी। मिथिला के लोगों ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। वो यूपी से आके जो नेत्री काम किए हैं वो बहुत ही घोर निंदनीय है। मैथिली को जिताना चाहते हैं तो उसको हटना चाहिए। विधायकी अपने पार्टी से जिताने के लिए हमारा संस्कृति का धरोहर का अपमान की है, ये कहीं से बर्दाश्त का लायक नहीं है। केतकी सिंह को यहाँ से बिहार से चले जाना चाहिए। इस बात पे माफी मांगे हैं, मगर उनको गो बैक हो जाना चाहिए। ये पाग नहीं है, हम लोग का जो है सो बहुत ही सम्मानपूर्ण है और इन्होंने घोर अपमान किया है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा के लोग कुछ करने की तैयारी है तो पाग की ही बेइज्जती की है।
हमारी तीसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां एक महिला डॉक्टर ने खुदकुशी से पहले अपने हाथ पर एक सुसाइड नोट लिखा। हाथ पर लिखे शब्दों ने महाराष्ट्र पुलिस के 2 जवानों के चेहरों को बेनकाब कर दिया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर खुदकुशी करने वाली महिला डॉक्टर का हाथ देख रहे हैं, जिस पर पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हुए हैं। महिला डॉक्टर ने हाथ पर लिखा है कि उसे कैसे प्रताड़ित किया गया, उसका किसी ने साथ नहीं दिया और एक पुलिसकर्मी ने उनके साथ 4 बार बलात्कार किया। इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। टीएमसी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के अपराध को बीजेपी मुद्दा बनाती है, लेकिन अब महाराष्ट्र में डॉक्टर की खुदकुशी मामले पर चुप है, जबकि उसकी पुलिस पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बेजान शरीर और हाथ पर लिखा सुसाइड नोट। सांस शांत है, लेकिन इस महिला डॉक्टर ने अपने हाथ पर जो लिखा है वो महाराष्ट्र पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर गया है। एम्बुलेंस में पड़ा ये शव महाराष्ट्र की सतारा की एक महिला डॉक्टर का है, जिसने खुदकुशी कर ली। लेकिन खुदकुशी से पहले इस महिला डॉक्टर ने अपने हाथ पर सुसाइड नोट में 2 पुलिसकर्मियों की करतूत लिखी है। मृतक महिला डॉक्टर ने हाथ पर लिखा है, पीएसआई गोपाल बदने ने मेरे साथ 4 बार बलात्कार किया। पुलिसकर्मी प्रशांत बनकर ने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। महिला डॉक्टर तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके हाथ पर लिखा एक शब्द अब भी जिंदा है, जो बता रहा है कि पुलिसकर्मियों ने उसकी आबरू से किस तरह खिलवाड़ किया, कैसे उसे गिद्ध की तरह नोचा गया, जिसके बाद महिला डॉक्टर इतनी टूट गई कि उसने खुद अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। याच्यामध्ये त्यांनी तर ही जी 2 नावं लिहिली ती म्हणजे मानसिक आणि शारीरिक छळ आणि बलात्कार अशी आहेत। आरोपींना अटक आत्ताच झालेली नाही, ते दोन्ही आरोपींना अटक करण्याकरता टीम रवाना करण्यात आली आहे। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर सतारा जिले के फलटन उपजिला अस्पताल में तैनात थी। सूत्रों के मुताबिक महिला डॉक्टर पिछले कुछ महीनों से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच चल रहे एक विवाद में फंसी हुई थी। एक मेडिकल जांच से जुड़े मामले में पुलिस अधिकारियों और उनके बीच वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला डॉक्टर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी। इस मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति का पारा भी चढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर खुदकुशी केस की जानकारी लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए। सीएम ने सतारा के एसपी से सख्त कार्रवाई करने को कहा। फलटन में ग्रामीण रुग्णालय में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या वहां की है। इसमें पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है और वहां पे इंक्वायरी चालू है। जो भी इसमें पाया जाएगा, गुनहगार पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहां पर शिवेंद्र राजे भोसले जी हमारे मंत्री है, जय कुमार गोरे जी है, प्रकाश आंबेडकर जी है, ये सारे लोग उस घटना को ध्यान रखकर कार्रवाई करेंगे। जो हुआ है वहां पर मैं भी बात करूंगा। सवालों के घेरे में महाराष्ट्र पुलिस है, इसलिए सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। सतारा में उपजिला केंद्र में एक डॉक्टर ने जो आत्महत्या कर ली, बहुत ही दुखद भरी घटना है। कहीं पर भी अगर राज्य में ऐसी घटना होती है तो ये राज्य के लिए अच्छा नहीं। कठोर से कठोर कार्रवाई उन दोषियों पे की जाए और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए भी शासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं, ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। बेटा वो साधारण नहीं है, ये जिद वाला रास्ता अपनाने वाला है। आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में एक मल्लाह का बेटा निषाद के पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पहला जीत है। हमारा उप मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा उप मुख्यमंत्री कैसा हो। आमतौर पर चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही इस बात का फैसला होता है कि कौन बना सिकंदर। लेकिन ये बिहार चुनाव है, जहां हर बार कुछ नया होता है।
और इस बार चौंकाया है डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के नाम ने। ऐलान किया गया है कि महागठबंधन अगर जीतेगा तो विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। लंबे इंतजार के बाद कल पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम के तौर पर तेजस्वी और डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के नाम की घोषणा हुई। अब सवाल यह है कि आखिर महागठबंधन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने पर कैसे राजी हो गया। जो बात एक अरसे से फंसी थी, जिसकी वजह से बार बार महागठबंधन में दो फाड़ और दरार जैसे दावे किए जा रहे थे, वो मसला सुलझा कैसे? तेजस्वी और कांग्रेस के बीच क्या डील हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम घरों में भी तलाशे जा रहे हैं। आज भारत की बात में हम इन तमाम सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर चुनाव से पहले ही सहनी कैसे सिकंदर बन गए। हम मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारते हैं, हम विधायक भी बना सकते हैं। मल्लाह का बेटा वो साधारण नहीं है, ये जिद वाला रास्ता अपनाने वाला है। मुकेश सहनी ने बता दिया कि बिहार की चुनावी बिसात पर वो सिर्फ एक प्यादा नहीं बल्कि घोड़े की तरह ढाई घर चलने वाला वो चेहरा है जो वजीर की कुर्सी पर मोहर लगवाए बिना पीछे नहीं हटता। जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जो राजनीतिक समीकरणों का मास्टरमाइंड भी है और गठबंधन की राजनीति के तमाम दांव पेच भी जानता है। अरे मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे। बातें तो बहुत हुई, दबाव भी काफी बनाया गया, लेकिन मुकेश सहनी अपनी मांगों से टस से मस न हुए। उनकी जिद थी कि डिप्टी सीएम के लिए उनके नाम का ऐलान किया जाए, लेकिन महागठबंधन चुप्पी साधे हुए था। पर आखिरी वक्त में मुकेश सहनी की जिद के आगे आखिर महागठबंधन को झुकना ही पड़ा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है और निश्चित तौर पे इस पे हमारे लाखों कार्यकर्ता जो है बिहार के, खास करके बिन बेलदार, नुनिया, मल्लाह, चाय, बनपर, गोरी, अति पिछड़ा समाज के सभी लोगों ने मजबूती से ऐसे 3.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे और जोश खरोश से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटा को बिहार का उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये मुकेश सहनी की ताकत है कि उनका एक भी विधायक नहीं होने के बावजूद उनकी ज्यादातर शर्तों को मानने के लिए तेजस्वी और कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा। और अब सहनी अपने वोटरों को बता रहे हैं कि कैसे आजादी के 77 साल बाद एक अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले चेहरे को डिप्टी सीएम घोषित किया गया है। लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम पे भरोसा कर एक आजाद भारत में 77 साल बाद पहली बार एक मछुआरा का बेटा केवट महाराज के वंशज को आपने बिहार में डिप्टी सीएम का नाम का आपने घोषणा किया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अति पिछड़ा वर्ग की जब हम बात करते हैं, उस मतदाता को लुभाने के लिए ये कदम उठाया गया, क्योंकि अभी ये एक फैक्ट है कि जो बिहार का चुनाव है और देश के ज़्यादातर हिस्सों में जो चुनाव है वो काफ़ी हद तक जातिगत जो गणित है उससे तय होते हैं। जो दूसरे मुद्दे हैं वो उसके पीछे गौण हो जाते हैं। इसलिए कोई भी गठबंधन नहीं चाहता कि कोई जो उसके साथ में जो जातियों का एकजुटता जो है, जो समीकरण है, उसमें कोई भी किसी तरीके की खामी दिखाई दे। तस्वीरें
मुकेश सहनी के गांव की हैं, जहां डिप्टी सीएम के तौर पर उनके नाम के ऐलान के बाद चुनाव में मिली जीत जैसा जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? सरकार बनने के बाद जनता का आशीर्वाद मिलने से डिप्टी सीएम होगा, और जब हमारी सरकार होगा तो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? देखिए, मुकेश सहनी महागठबंधन में नाराज बताए जा रहे हैं। 12 बजे पटना में एक बड़े होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया था, वो बड़ा फैसला ले सकते थे। गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो महागठबंधन में ऑल इज वेल हो गया, लेकिन महज 8 दिन पहले मुकेश सहनी इतने ज्यादा नाराज थे कि पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ था, और एक ही दिन में 4 बार मुकेश सहनी ने अपनी तय प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी थी। गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। वीआईपी प्रमुख सहनी नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आ रही है। दूसरी बार बदला है सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय। पहले 12 बजे था, 12 बजे से बढ़ा करके 4 बजे किया गया था, और अब शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुकेश सहनी। थोड़ा समय है, अभी 3 दिन 4 दिन अभी भी समय है। आज 13 खत्म हुआ है, 14, 15, 16, 17 4 दिन है, तो 4 दिन अभी अंतिम चरण का जो फर्स्ट चरण का जो चुनाव का है, 4 दिन अभी बचा है। हमको लगता है कल तक सॉल्व हो जाना चाहिए। 18 सीटों पे मान जाएंगे आप? वो 18 होगा, 38 होगा या 58 होगा, वो जो होगा वो हम लोग तय कर लेंगे। दरअसल मुकेश सहनी की नाराजगी इसलिए थी कि नामांकन से एक दिन पहले तक उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथी उन्हें कितनी सीटें लड़ने के लिए देने वाले हैं। बावजूद इसके सहनी दावा कर रहे थे कि डिप्टी सीएम तो वो ही बनेंगे। सीएम तेजस्वी नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा? तो उसी तरीके से वीआईपी पार्टी का सनब मल्ला मुकेश सहनी सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम मैं बनूंगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, तो कोई दौर। जब कोई हल नहीं निकल पा रहा था तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को पटना भेजा गया, और यहाँ लालू और तेजस्वी से उनकी लंबी चर्चा शुरू हुई। एबीपी न्यूज को मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक एक तरफ तो मुकेश सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उसको लेकर तैयार नहीं थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव चाहते थे कि सिर्फ उन्हीं के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जाए, जिससे कि जीत की स्थिति में जीत का पूरा श्रेय तेजस्वी यादव को मिल सके, ना कि किसी और को। मुकेश सहनी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर महागठबंधन डिप्टी सीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं करेगा तो वो महागठबंधन से अलग हट जाएंगे, और ऐसा होता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद मुकेश सहनी के भी अलग होने से महागठबंधन बिखर जाता। ऐसे में अशोक गहलोत ने पहले लालू और तेजस्वी से मुलाकात की और फिर तेजस्वी और मुकेश सहनी के साथ बैठक की। इस बैठक के अगले दिन तमाम दल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हुए। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को समझाया कि अभी एकजुट रहकर लड़ने की और चुनाव जीतने की जरूरत है। गहलोत के समझाने के बाद ही तेजस्वी इस बात के लिए राजी हुए कि डिप्टी सीएम के लिए ऐलान कर दिया जाए, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पेच अटकाए हुए थी और अपनी स्थिति साफ नहीं कर रही थी। राहुल गांधी के दखल के बाद सहनी के नाम का ऐलान हुआ था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुकेश सहनी जीत के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? मुकेश सहनी सिर्फ एक राजनेता नहीं है, बल्कि राजनीति से पहले और राजनीति में आने के बाद उनकी कहानी एक फिल्म की पटकथा जैसी है, जिसमें महत्वाकांक्षा से लेकर संघर्ष और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की चाह साफ दिखाई देती है। यहाँ पे भी काम करते करते 12 करोड़ बिहार का जनता का आशीर्वाद होगा तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं हम? क्या लक्ष्य रखा है? कब लक्ष्य क्या, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जिसमें दम होगा वो बिहार का मुख्यमंत्री होंगे। राजनीति में आए हैं तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, मौका मिले प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं। अति पिछड़ा समाज से आने वाले 44 साल के मुकेश सहनी बिहार में मल्लाह, सहनी और निषाद समुदाय की उम्मीदों के प्रतीक बनकर उभरे। गठबंधन से बाहर किसी को नहीं जाना है। गठबंधन में रहेंगे तो रिजल्ट होगा, सरकार बनेगा। गठबंधन से बाहर जाएंगे तो रिजल्ट 0 होना है। सरकार बदलने के बाद पहला काम होगा तो जीवेश मिश्रा को जेल में डाला जाए। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप? एक भी विधायक नहीं है इनका, लेकिन सहनी डंके की चोट पर कहते हैं कि उनके बिना महागठबंधन की सरकार
बन ही नहीं पाएगी। मैं किसी का विकल्प नहीं हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ पे मजबूती से खड़ा हूँ और मैं किसी गठबंधन का विकल्प नहीं हूँ। मैं जहाँ वहाँ अपने आप में ताकत हूँ। मैं अपना सरकार बनाना मुझे आता है, मैं अपनी सरकार बनाऊंगा। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने अभी तक राजनीतिक सफलता के तौर पर कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है, उसके पास इतना आत्मविश्वास आखिर आता कहां से? एक चीज तो देखिए कि मुकेश सहनी का कोई बहुत लंबा, बहुत पुराना राजनीतिक कैरियर तो नहीं है। ये मछुआरा जो वहाँ की जो एक जाति है वहाँ से आते हैं, और उसमें एक बड़ी बात यह है कि इन लोगों का काफ़ी अच्छा खासा वोट है और इनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ऐसा बड़ा चेहरा बिहार में नहीं रहा अभी हाल फिलहाल। मुकेश सहनी की कहानी बिहार के सुपौल में गंगा नदी के किनारे से शुरू होती है। मुकेश सहनी का जन्म एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था, जहां मुकेश सहनी मछली पकड़ने का काम किया करते थे। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रहा है। लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा थी और 18 साल की उम्र में दरभंगा से ट्रेन पकड़कर मुकेश सहनी मुंबई भाग गए थे। 250 रुपये के आसपास था। कुछ सोचा नहीं था, कुछ सोचा नहीं था क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ तो नहीं सोचा। पहुंच गए मुंबई। तो फिर पहले पवन एक्सप्रेस था, उस पर चढ़ के मुंबई पहुंच गए। हमारे जो जान पहचान के लोग थे, गांव के लोग थे, उनके पास में रुका। 10 दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर मैं एक जनरल स्टोर में मैं काम ढूंढा। मुंबई में गोरेगांव में जनरल स्टोर पर मैंने काम ढूंढा। 900 रुपये महीने पर नौकरी कर रहा था। फिर वहीं पर अपना काम करने लगा। फिर बहुत सारे स्ट्रगल मैंने किया। जिस दुकान में काम करे उधर ही सोना, चौल में रहना, बौरी पे जाके नहाना, जो पब्लिक शौचालय होता है उसको इस्तेमाल करना। और फिर मुकेश सहनी को मौका मिला फिल्म सिटी में सेट पर लेबर के तौर पर काम करने का। देवदास के भव्य सेट पर मुकेश सहनी मजदूर के तौर पर जुड़े थे, लेकिन देखते ही देखते वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए और फिर तो मुकेश सहनी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दिन रात एक एक करके मेहनत कर करके कई फिल्म, टीवी सीरियल और अलग अलग सेट पे मैं काम करने लगता हूँ। और 2007 तक एक अच्छा मैं बॉलीवुड में एक बिजनेस खड़ा कर देता हूँ और यही सिलसिला जारी रहता है। मुंबई में मुकेश सहनी ने सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी भी बनाई थी, लेकिन मुकेश सहनी को बिहार बुला रहा था। पूरे 9 साल बाद मुंबई से छठ मनाने के लिए 2009 में सहनी घर आए थे और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। 2010 में मुकेश सहनी ने सामाजिक संगठन सहनी समाज से शुरुआत की थी। मुकेश सहनी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनडीए से हुई थी। 2014 में मुकेश सहनी बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए थे। उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष रहे अमित शाह ने करीब 40 सभाओं में मुकेश सहनी को अपने साथ रखा था। 2014 में बीजेपी की सरकार तो आ गई, लेकिन मुकेश सहनी रूठकर एनडीए से अलग हो गए और 2015 में निषाद विकास संघ की स्थापना की और फिर 3 साल बाद विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी का गठन किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 2020 में सहनी एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए थे और 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को 11 सीटें दी थी। वीआईपी ने इनमें से 4 सीटें जीती भी थी। आपने देखा होगा कि 2020 में हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय में भी हमको डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, लेकिन हम उस डिप्टी सीएम का पद जो है हमने ठुकरा दिया कि हमने हमारा मानना था हम किसी के साथ गलत करके हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अपने दम पर और मजबूती से अपने काम के दम पर हम डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि उनकी पार्टी को बहुत बड़ी सफलताएं तो नहीं मिली है, लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले कई चुनाव से लगातार वो अपना प्रेजेंस जो है बिहार की राजनीति में साबित कर चुके हैं। इसलिए ये उनको इग्नोर करना मुश्किल था किसी दूसरी पार्टी के लिए भी। मुकेश सहनी खुद तो विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। लेकिन 1 साल के भीतर उनके एक विधायक की मौत हो गई थी, जबकि 2022 में
बाकी 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और तब से मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते हुए दिखाई देते हैं। भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सवाल यह है कि डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित होने के बाद मुकेश सहनी चुनाव में महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी ताकत साबित होंगे। मुकेश सहनी मल्लाह समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। बिहार में मल्लाह समाज की आबादी करीब 6 से 10% है। सहनी निषाद मल्लाह समुदाय को समाजशास्त्री एक ही जाति समूह मानते हैं। ये सभी अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में आते हैं। जाति सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार की आबादी में ईबीसी की हिस्सेदारी करीब 36% है और इसी 36% वोट बैंक को साधने के लिए महागठबंधन ने इस बार न सिर्फ मुकेश सहनी को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, बल्कि उनकी डिप्टी सीएम वाली मांग पर भी हामी भर दी। लेकिन अति पिछड़ा वोट तो एनडीए को भी चाहिए और इसीलिए आज बिहार में पीएम मोदी ने अपनी रैली में ये बयान दिया। मुझे 2013 में आपके बीच मैंने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज भी याद है। तब मैंने कहा था कि बिहार में इतना पानी है फिर भी वो मछली बाहर से क्यों मंगाए। 2014 में केंद्र सरकार बनने के बाद हमने स्थिति बदलने की ठानी। हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। हमारी सरकार ने मछुआरे साथियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया। पीएम मोदी के इस बयान को बिहार के निषाद समाज को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 2020 में सहनी एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन इस बार सहनी तेजस्वी के साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए एनडीए याद दिला रहा है कि उन्होंने निषाद समाज के लिए क्या क्या किया है। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि मुकेश सहनी की किसी भी एक गठबंधन के साथ निष्ठा नहीं रही है। वो बार बार पाला बदलते रहे हैं और सौदेबाजी में भी आगे रहते हैं। अगर उनके जाने का डर ना होता तो शायद महागठबंधन उन्हें डिप्टी सीएम घोषित न करता। लेकिन ये राजनीति है जो नफा और नुकसान के गणित पर ही चलती है। इसी के साथ भारत की बात का मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे घंटी बजाओ में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।